Hello everyone, beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to परशम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून के करंट अफेयर्स और शुरुआत करेंगे दो इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ओशियन डे। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की शुरुआत की है, वर्ल्ड ओशियन डे। यूनाइटेड नेशन ने 2008 में इस दिन की शुरुआत की थी। थीम क्या रही है? प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग वर्ल्ड ओशियन डे की थीम है। आपको थीम याद रखना है और हर साल 8 जून को हम वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी हर साल हम 8 जून को मनाते हैं। बेसिकली जर्मनी में इस दिन की शुरुआत 2000 में हुई थी। इंटरनेशनल लेवल पे इस दिन की शुरुआत 2010 में की गई है। अब थीम क्या है वो तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया, लेकिन मुझे थीम नहीं मिल पाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारा वीकली सीए आता है वहाँ पर मैं आपको इस दिन की थीम डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल आप याद रखिए कि 8 जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सीए को। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको हेडलाइंस मिलेगी जिससे आप पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवीजन के अलावा आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। तो टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर्स का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ओके है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में हैं। सबसे पहले है यहाँ पर DFO। DFO क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं DFO। तो रामनाथपुरम DFO जगदीश एस भाकन बैग्ड यूनेस्को अवार्ड। तो देखिएगा, यूनेस्को जो भी DFO या फॉरेस्ट रेंजर या डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कंजर्वेशन के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छी तरीके से पॉलिसी बनाते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है बाय द यूनेस्को। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है किसे? जगदीश एस भाकन को। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है कहाँ के? रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के। जगदीश भाकन, इन्हें 2023 का माइकल बेस्टी अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम यूनेस्को दिया जाएगा। ये डायरेक्टर है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, इसके अंतर्गत इनको 12,000 रुपये, मतलब $12,000 का अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। इन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर? मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में। और ये अवार्ड इन्हें पेरिस में दिया जाएगा जून 14, 2023 में। तो 14 जून को ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। अगली जो पर्सन न्यूज़ में है वो है निर्मला लक्ष्मण। चेयरमैन बनाया गया है द हिंदू ग्रुप का। द हिंदू ग्रुप को सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे न्यूज़ होती हैं वो द हिंदू ग्रुप, बिजनेस लाइन, स्पोर्ट स्टार, जो सारे के सारे एक ही पब्लिकेशन हाउस से आते हैं, यहीं से हमारी मैक्सिमम न्यूज़ होती है। तो हम बात कर रहे हैं निर्मला लक्ष्मण के बारे में, जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। 3 सालों के लिए इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। Nirmala Lakshman, during her time joint editor of The Hindu, she was instrumental in relaunching and setting up new feature section including the Hindu Literacy Review, Young World and The Hindu in School। ये सारे काम इन्होंने के द्वारा ही इंक्लूड किए गए हैं। और द हिंदू ग्रुप के द्वारा एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, द लिट फॉर लाइफ। ये भी, इसके भी फाउंडर कौन है? निर्मला लक्ष्मण ही हैं। अगर आप हिंदू ग्रुप के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कब बना था, कैसे बना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। चलिए, अगली जो पर्सन न्यूज़ में है वो है अभय के। अभय के कौन है? एक पोएट है, एक राइटर हैं, और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, कई सारी पोएम्स लिखी हैं और कई सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। इनकी एक नई बुक रिलीज होने वाली जिसका नाम है नालंदा। तो नालंदा बिहार की जो कहानी है, जो हिस्ट्री है, किस तरीके से ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था और किस तरीके से इसे डिस्ट्रॉय किया गया, एटसेट्रा, पूरी हिस्ट्री इसमें इन्होंने बताई है, जिसको अक्टूबर 2024 में रिलीज़ किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर इसे रिलीज़ किया जाएगा। तो बुक के राइटर कौन है? अभय के हैं, और इनकी बुक क्या है? नालंदा है। अभय के एक ऑथर है और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, कई सारी पोएम्स लिखी हैं, मॉनसून, द मैजिक ऑफ मेडागास्कर, अल्फ़ाबेट ऑफ लैटिन अमेरिका, एटसेट्रा। इन्हें शार्क लिटरेसी अवार्ड 2013 भी दिया गया है। और इन्होंने कालिदास जी के जो मेघदूत और ऋतु संभवम है उसको भी ट्रांसलेट करने का काम किया, जिसके कारण इन्हें KLF
पोइट्री बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 3 ही पर्सन आज हमें बात करने थे। आइए बाकी करते हैं हम स्टेट की न्यूज़ पे डिस्कशन। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। तो नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम किसकी है? उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मिल्क प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल असेसमेंट प्रोवाइड करना, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा पैसे को कमा सके। बेसिक यही इसका मकसद है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे जो DFO होता है, मतलब जो डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सेटअप करेंगे, और फिर जो किसान होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टली इन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की मदद से अंडर दिस मिशन अपने एरिया में मिनिमम कॉस्ट पे जो है वो मिल्क को बेच सकते हैं। टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क at a reasonable price in villages through dairy cooperative society under this mission। यूपी जो है वो लीडिंग स्टेट है इन द फील्ड ऑफ मिल्क डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन। इसके अलावा गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय भी खोला गया है और लोगो भी लॉन्च किया गया है बाय योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये जो क्वेश्चन बनता है ये करंट अफेयर्स का ना होके स्टैटिक एंड साइंस से क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली न्यूज़ में रही फूड रोट डिसीज़ किससे संबंधित है, या ये जो डिसीज़ है वो किसके कारण, किस पैथोजन के कारण होती है। ठीक है ना। तो रिसेंटली सेवरल फार्मर्स ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया है, अपनी जानकारी दी है कि जो सैम्पलिंग इन्होंने कलेक्ट की थे, जो छोटे छोटे पौधे इन्होंने कलेक्ट किए हैं बासमती वैरायटी ऑफ राइस के, उनमें फूड रॉट डिसीज़ है। और फूड रॉट डिसीज़ जो है वो फंगस के कारण होने वाली डिसीज़ होती है। ठीक है। ये जो है वो सॉइल और सीड बॉर्न डिसीज़ है जो कि फंगस के कारण होती है। और बेसिकली ये बासमती वैरायटी ऑफ पैडी, मतलब बासमती राइस में ये डिसीज़ आपको देखने को मिलती है। फ्यूसेरियम बार्टिसिलॉइड्स फंगी की मदद से ये डिसीज़ फैलती है। इसके कारण जो आपकी सैम्पलिंग होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो येलो हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद ये मर जाते हैं। इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं? इनिशियल सिम्टम ये होते हैं कि ये जो प्लांट है जिनको ये डिसीज़ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं एज कंपैरिजन अदर प्लांट, और कुछ समय बाद मतलब बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। ठीक है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स बासमती राइस। भारत को तो बासमती राइस के लिए जाना जाता है। और 7 स्टेट जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे माहिर मिशन के बारे में, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। क्या है ये माहिर मिशन? आइए हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये माहिर का फुल फॉर्म है और इसको लॉन्च किया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मकसद क्या है? जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है पावर सेक्टर में, उनको साथ में लाना, साथ में लाके उन्हें इंडिजीनियसली, मतलब मेड इन इंडिया तरीके से पावर सेक्टर को और बूस्ट करना, बड़े लेवल पे स्केल करने का काम इसका मकसद है। ठीक है। इसका टेन्योर 5 साल का होगा, 2023-24 से 2027-28 तक। तो आप देख सकते हैं कि क्या एजेंडा है या क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को साथ में लाना, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म तैयार करना फॉर द पावर सेक्टर इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना, अलायंस एंड पार्टनरशिप बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मदद से, दूसरी कंट्री भी अगर अच्छा काम कर रही है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मदद से भारत में पावर सेक्टर को बूस्ट करना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करना पावर सेक्टर में। तो ये सारे मकसद जो है वो माहिर प्रोजेक्ट के हैं। तो माहिर का फुल फॉर्म याद रखना है और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक साइक्लोन के बारे में जिसका नाम है विपरजॉय। विपरजॉय एक साइक्लोन है जो कि अरेबियन सी में जनरेट हुआ था और जिसके लिए कंसर्न भी दिखाया है IMD ने कि मुंबई, गुजरात, इन कुछ कोस्टल एरिया में हो सकता है बहुत तेज हवाएं चले। ये जो साइक्लोन विपरजॉय है ये अरेबियन सी में जनरेट हुआ है और इसका नाम रखा किसने है? बांग्लादेश में के द्वारा इस साइक्लोन का नाम रखा गया है। ठीक है। द नेम विपरजॉय वाज गिवन टू द साइक्लोन बाय द बांग्लादेश विच मीन डिजास्टर इन बंगाली। ठीक। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एकता। तो रिसेंटली 6th एडिशन, कौन सा एडिशन है? 6वां संस्करण है। 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकता की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। ये एक्सरसाइज एकता जो है वो इंडिया और मालदीव के बीच में कंडक्ट कराई जाने वाली एक्सरसाइज है। इंडिया और मालदीव की जो नेवीज हैं वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं। इंडियन नेवी डाइवर्स एंड मरीन कमांडोज
फ्रॉम मालदीव्स, उनके द्वारा ये एक्सरसाइज एकता को कंडक्ट कराया गया है, जिसका मकसद है कि दोनों देशों के बीच में ऑपरेशनल ऑपरेबिलिटी जो है उनको इन्हांस करना। लोकेशन कहाँ है? मालदीव के पास इसे कंडक्ट कराया गया, और मालदीव इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है। जिस तरीके से चाइना की पावर ग्रो हो रही है तो मालदीव हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मालदीव के द्वारा अपना पहला फुल फ्लेज हाई कमिश्नर इन दिल्ली सेटअप किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। हम सभी को पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस हैं। 10 जो है वो टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं बाय द वोटिंग इलेक्शन मेथड से। और ये जो कंट्रीज होती हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर, वो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंटली 5 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। तो 5 न्यू कंट्री इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से बन गए हैं? तो अल्जीरिया के अलावा गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोने एंड स्लोवेनिया, ये 5 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से इनका काम शुरू होगा 31 दिसंबर 2025 तक। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये लोग रिप्लेस करेंगे अल्बेनिया, ब्राज़ील, गबन, घाना एंड यूएई को। ठीक है, अभी रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप देख सकते हैं 1945 में बना था। 6 मेजर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, जिनमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ न्यूज़ देखी, अब हम शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ चौधरी। तो सिद्धार्थ चौधरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मैन शॉट पुट में, गोला फेंक आप बोल सकते हैं। मैन शॉट पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलीट चैंपियनशिप, जो कि साउथ कोरिया में चल रही है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? द इकोनॉमी ऑफ बिलियन कनेक्टेड इंडियन, पब्लिश्ड बाय गूगल। इसको पब्लिश किया, जिसमें बताया है कि इंडिया का जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक। अभी 175 बिलियन चल रहा है 2022 में। 2022 में कितना था? 175 बिलियन डॉलर का था, और ये 1 ट्रिलियन डॉलर का पहुंच जाएगा बाय 2030। नेक्स्ट है, आरबीआई गवर्नर के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि एक डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किया गया है। ओके है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारी हेडलाइंस। तो आज हमने क्या देखा? रामनाथपुरम डीएफओ जगदीश एस भाकन, इन्हें यूनेस्को पुरस्कार दिया जाएगा। निर्मला लक्ष्मण, इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया था हिंदू ग्रुप का। नेक्स्ट है, अभय के की नई बुक नालंदा जल्दी ही रिलीज होगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। फूट रॉट डिसीज के बारे में हमने देखा, जो कि बासमती राइस में हुई है, और ये फंगस के कारण होने वाली डिसीज़ है। फिर हमने माहिर पोर्टल के बारे में बात की। फिर हमने साइक्लोन बाइपरजॉय के बारे में बात की, जिसको नाम किसने रखा है? बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया है। फिर एक्सरसाइज एकता, जो कि इंडियन नेवी और मालदीव नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, इसका 6वां एडिशन चल रहा है। नेक्स्ट है, 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्ट कर लिए गए हैं। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे नाविक एंड गगन टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? गोवर्धन पोर्टल के बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था, तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि गोवर्धन पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं वाराणसी में, और टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो टॉप यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। इस बुक के ऑथर कौन है? तो वीके शिवानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम का। ठीक है, ये पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जिनको ये हाईएस्ट सम्मान दिया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, NIRF ओवरऑल रैंकिंग में टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मतलब IIT मद्रास है। ऑप्शन सी। अगली जो स्लाइड है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी कि इंजीनियरिंग में और फिर रिसर्च, इनोवेशन मैनेजमेंट, लॉ में कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 मेंबर की एक कमीशन बनाई गई है इन्वेस्टिगेट करने, इंक्वायरी करने जो वायलेंस मणिपुर में हुए थे। इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है? तो कमेटी को हेड कर रहा है अजय लांबा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु में किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट एसबीआई का प्रोजेक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डेनिश फ्रांसिस जिन्हें रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं त्रिनिडेड एंड टोबैगो से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो स्लाइड आपको दिखने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया रिसेंट में हुए सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स और उस टाइटल को किसने जीता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था जो कि नेदरलैंड के हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। आप यहाँ पे सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आमिर राजा हुसैन जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली। कौन थे ये, किस प्रोफेशन से थे? आंसर हो जाएगा एक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। Which district in Maharashtra is the development of India first carbon neutral village taking place? तो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया जा रहा है? नासिक, मुंबई, पुणे या फिर ठाणे? ये बात मैंने आपको कल बताई थी। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। आइए अब हम गगन और नाविक टेक्नोलॉजी में बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। पहली बार इंडिगो ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट जो था किशनगढ़ एयरपोर्ट में, इसको गगन टेक्नोलॉजी की मदद से रन किया गया था, उड़ाया गया था और सेफली लैंडिंग भी कराई गई थी। और रिसेंटली हेलीकॉप्टर भी उड़ाया गया है बाय गगन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने एशिया पैसिफिक रीजन में इस टारगेट को अचीव किया है। ये इसका अचीवमेंट है। गगन का मकसद क्या है? तो गगन सैटेलाइट और जो हमारे ग्रुप अर्थ स्टेशन होते हैं ना, ग्राउंड स्टेशन, तो सैटेलाइट और हमारे जो अर्थ स्टेशन या ग्राउंड स्टेशन है उनकी मदद से प्रोवाइड करता है जीपीएस सिग्नल, जिसके मदद से एक बेटर पोजीशन एक्यूरेसी मिलती है एयरक्राफ्ट्स को। तो बेसिकली हम इसको किस में यूज़ कर रहे हैं? नेविगेशन में यूज़ कर रहे हैं। किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। गगन को इसरो और एएआई ने तैयार किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है। ठीक है, और इसके जो ग्राउंड स्टेशन है वो दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, थिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, जम्मू एंड पोर्ट ब्लेयर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए GSAT-8, GSAT-10 और G15 सैटेलाइट काम कर रही हैं। ये जो गगन है ये अपने फुटप्रिंट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी रखता है और इससे हमें मतलब ये किस किस सेक्टर में सर्विसेज दे रहा है? तो सबसे पहले तो एविएशन सेक्टर में सर्विस दे रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रेलवे में, और इसके अलावा साइंस एंड रिसर्च वर्क में, एटमॉस्फेरिक स्टडी में, मोबाइल एंड टूरिज्म में हमको ये गगन मदद करेगा। तो गगन इसरो और एआई ने तैयार किया। अब नाविक क्या है? तो नाविक का मकसद थोड़ा सा अलग है। गगन आपने देखा बिल्कुल नेविगेशन करने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो सैटेलाइट है ये ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्ट हो रही है, जीपीएस सिग्नल दे रहे हैं, सेफली हम लैंडिंग करा पा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की, हम नेविगेट कर पा रहे हैं, हम अपनी शिप को भी नेविगेट कर सकते हैं, एटसेट्रा। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्यूरेट। यहाँ पे अगर हमें आर्मी में मदद करनी है, नेवी को मदद करनी है और एक्यूरेट हमको पोजीशन की ज़रूरत है और हम अपनी इस पूरी की पूरी बाउंड्री को, लगभग 1500 किलोमीटर की इस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तब हमारे यहाँ पर जो बेस स्टेशंस हैं या फिर जो दुश्मनों के बेस स्टेशन है उनका पता लगाना है, उनकी प्रीशियस जो लोकेशन है वो पता लगानी है, उसके लिए बनाया गया है नाविक। तो नाविक का मकसद अलग है। नाविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन टेक्नोलॉजी। तो हमने यहाँ पे जैसे कि सप्तऋषि होते हैं ना, 7 तारे, वैसे ही हमने 7 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च करके नाविक को तैयार किया है, जिसको डेवलप किया है किसने? इसरो ने, और इसका दूसरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये क्या करेगा? बेसिकली ये 1500 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री है, जो कि पाकिस्तान के साथ हमारी लग रही है, उस रीजन में जो बाउंड्री है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम ये करेगा। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है? 20 मीटर की है।
मतलब 20 मीटर तक वो किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कि कोई लोकेशन टारगेट करनी है तो 20 मीटर के रेंज में वो एक्यूरेसी बता सकता है। इसके लिए 7 एक्टिव सैटेलाइट काम कर रहे हैं। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और 4 जो सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था फॉर नाविक वो लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2013 में। ठीक है। विच आर द अदर नेविगेशन सिस्टम ऑपरेशन इन द वर्ल्ड, तो कौन कौन से नेविगेशन सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, तो जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनस रशिया का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का और वीडू चाइना का है। अगर हम रीजनल सिस्टम देखें तो भारत ने तैयार कर लिया है नाविक और QZSS जो है वो जापान का है। तो ये डिफरेंस है मतलब आपका नाविक और गगन में। तो गगन का मकसद अलग है और नाविक का मकसद अलग है। नाविक आपको बाउंड्री सिक्योर कर रहा है, गगन आपको अलग अलग सेक्टर में एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, नेविगेशन में मदद कर रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन तैयार इसरो ने ही की हैं। ओके, सो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।